आज हम अपने रिसर्च सोर्सेज जो कि कक्षा 7 के भूगोल के नोट्स हैं, उनसे इसी पानी के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि हम उन शक्तिशाली गतियों को भी समझेंगे जो हमारी पूरी पृथ्वी के मौसम और जीवन को नियंत्रित करती हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य उन चीजों की गहराई में जाना है जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन उनके पीछे काम कर रहे असली विज्ञान को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पानी मतलब एक ऐसी चीज है जो हर जगह मौजूद है, इसलिए इसे बहुत साधारण मान लिया जाता है। हाँ, लोग ज्यादा सोचते नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल, लेकिन जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे महासागरों में विशाल धाराएं बनती हैं, तो समझ आता है कि ये पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी तत्व है और सबसे ऊर्जावान भी। तो इसी रहस्य से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और तार्किक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है वो ये है, पानी खत्म क्यों नहीं होता? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी पर हजारों सालों से इतना सारा पानी इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी ये कभी खत्म क्यों नहीं होता? नया पानी आता कहाँ से है? तो इसका सबसे सटीक जवाब हमारे स्रोतों में जल चक्र, या जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, उसके रूप में दिया गया है। वाटर साइकिल। हाँ, ये एक अंतहीन लूप है। नया पानी कहीं से नहीं आता, बल्कि जो पानी पहले से मौजूद है वही लगातार अपना रूप और स्थान बदलता रहता है। मतलब वो महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच एक निरंतर यात्रा पर है ना? बिल्कुल सही, वो एक साइकिल में घूम रहा है। हमारे स्रोत में मौजूद एक विजुअल इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सूरज की गर्मी एक इंजन की तरह काम करती है। हाँ, सूरज की गर्मी के बिना ये साइकिल चल ही नहीं सकती। सही बात है। ये गर्मी महासागरों और नदियों के पानी पर पड़ती है, जिससे तरल पानी के अणु टूटकर गैस में बदल जाते हैं। इसे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। और फिर जब ये गर्म जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठती है तो तापमान कम होने के कारण ये ठंडी हो जाती है। ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। हाँ, और ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदों में बदल जाती है। धूल के कणों के आसपास ये बूंदें जमा होकर बादलों का रूप ले लेती हैं। अच्छा, और इसी को संघनन या कंडेंसेशन कहा गया है स्रोत में। बिल्कुल, और जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पानी बारिश, ओले या बर्फ के रूप में वापस धरती पर गिरता है, जिसे हम वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये तो हुई प्राकृतिक प्रक्रिया। हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट का जिक्र है, थलशाला का। ओह हाँ, थलशाला यानी टेरेरियम। ये टेरेरियम वाला कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प है। आप इसे कैसे समझाएंगी? असल में लोग अपने घरों में छोटे पौधों को जिंदा रखने के लिए कांच के एक बंद जार में थोड़ी मिट्टी और पानी डालकर उसे पूरी तरह सील कर देते हैं। और उस बंद जार के अंदर एक अपना ही इकोसिस्टम बन जाता है। बिल्कुल, जार के अंदर का पानी वाष्प बनता है, फिर कांच की भीतरी छत पर संघनित होता है और बूंदों के रूप में वापस पौधों पर गिरता है। और वो पानी उस बंद जार से कभी बाहर नहीं जा पाता। बस यही बात है। हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में लटकते हुए एक विशाल टेरेरियम के समान ही तो है। हाँ, पृथ्वी का वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण बल वो कांच का जार है जो जलवाष्प को अंतरिक्ष में उड़ने से रोकता है। मतलब जो पानी आज मौजूद है वही करोड़ों साल पहले था और वही आगे भी रहेगा। बिल्कुल, यही कारण है कि अमेज़न नदी का पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में घूमता हुआ हरियाणा के खेत में बारिश के रूप में गिर सकता है। ये तथ्य पूरी तरह से दिमाग को घुमा देने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर पृथ्वी पर पानी कभी खत्म नहीं होता, कभी अंतरिक्ष में नहीं जाता, तो दुनिया भर में हमेशा जल संकट की चर्चा क्यों होती है? बहुत ही वाजिब सवाल है ना? अखबार और न्यूज चैनल हमेशा पानी की कमी की चेतावनी क्यों देते हैं? तो असल में बात यह नहीं है कि पृथ्वी पर पानी की कोई कमी हो गई है। बात यह है कि मानव जीवन के लिए जो इस्तेमाल लायक पानी है उसकी भारी कमी है। अच्छा, मतलब पीने वाले पानी की कमी। हाँ, हमारे स्रोत में जल के वितरण के जो आंकड़े दिए गए हैं वे इस विरोधाभास को बहुत गहराई से स्पष्ट करते हैं। हाँ, वे आंकड़े मैंने देखे और सच बताऊं तो वे डराने वाले हैं। बिल्कुल। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो पृथ्वी का 97.3
3% पानी सिर्फ महासागरों में है। और जाहिर है ये पानी लवणीय है या खारा है। हाँ, जिसे न तो पिया जा सकता है और न ही खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसमें से 2% पानी तो बर्फ के छत्रक या ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर है। सही कहा। और भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर की मात्रा सिर्फ 0.68% है। अलवन जल की झीलें मात्र 0.009% है। और नदियां जिन पर हमारी पूरी सभ्यताएं टिकी हैं? नदियों में तो पूरी पृथ्वी के पानी का केवल 0.0001% ही मौजूद है। बाप रे, इन प्रतिशतों को दिमाग में विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये प्रतिशत का गणित थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए स्रोत में एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी दी गई है जो इस भयानक कमी को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। ओह, वो 12 चम्मच पानी वाला उदाहरण वो सबसे बेहतरीन है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि मान लिया जाए कि पृथ्वी पर मौजूद कुल जल सिर्फ 2 लीटर है और उसे एक बाल्टी में भर लिया गया है। बिल्कुल। अब इस 2 लीटर पानी में से सिर्फ 12 चम्मच पानी निकालकर एक छोटे कटोरे में रख लिया जाए। तो बाल्टी में जो बचा हुआ पानी है वो क्या है? बाल्टी में बचा हुआ सारा का सारा पानी महासागरों का खारा पानी है। और उस कटोरे के 12 चम्मच पानी को अगर हम कुल अलवन जल यानी फ्रेश वाटर मान लें तो उसका बंटवारा और भी हैरान करने वाला है। हाँ, उस 12 चम्मच का गणित ये बताता है कि उनमें से 9 चम्मच पानी तो बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में कैद है। 9 चम्मच सीधे ग्लेशियर में चले गए। बिल्कुल। और 2 चम्मच पानी जमीन के नीचे भौम जल या ग्राउंड वाटर के रूप में है। मीठे पानी की सारी झीलें मिलाकर सिर्फ आधा चम्मच बनती हैं। और दुनिया की सारी नदियां, मतलब गंगा, अमेज़न, नील, ये सब कुछ मिलाकर सिर्फ 1 बूंद के बराबर है। सिर्फ 1 बूंद? ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पूरी मानव जाति की खेती, इंडस्ट्री और जीवन सिर्फ उस 1 बूंद और 2 चम्मच जमीनी पानी पर निर्भर है। बिल्कुल, और इसीलिए जल संकट इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब हम बाल्टी वाले उस विशाल खारे पानी की बात करते हैं तो ये लवणता या सैलिनिटी असल में क्या होती है? तो लवणता को वैज्ञानिक तौर पे प्रति 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा के रूप में मापा जाता है। अच्छा, मतलब 1 किलो पानी में कितना नमक है? हाँ, महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। यानी अगर कोई 1000 ग्राम समुद्री पानी लेता है तो उसमें 35 ग्राम ठोस नमक घुला होगा। 35 ग्राम सुनने में कम लगता है, लेकिन पीने के लिए ये बहुत ज्यादा है। खारेपन की बात करें तो इजराइल के मृत सागर का जिक्र किए बिना ये चर्चा अधूरी है। ओ डेड सी, उसका डेटा तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है कि मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। 340 ग्राम? ये तो सामान्य महासागरों के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है। बिल्कुल, लेकिन इसका सबसे मजेदार और वैज्ञानिक पहलू ये है कि इसमें कोई भी इंसान डूब नहीं सकता। लोग आसानी से पानी की सतह पर तैर सकते हैं। इसके पीछे का विज्ञान घनत्व या डेंसिटी पर आधारित है। वो कैसे? जब पानी में इतनी भारी मात्रा में नमक घुल जाता है ना, तो पानी बहुत ज्यादा सघन या डेंस हो जाता है। पानी गाढ़ा हो जाता है एक तरह से। हाँ, और इंसान के शरीर का जो घनत्व है वो उस खारे पानी के घनत्व से कम हो जाता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण इंसान को पानी के नीचे खींचने में नाकाम रहता है। और पानी का भारीपन शरीर को ऊपर की ओर धकेलता रहता है। प्रकृति के भौतिक नियम सच में अद्भुत हैं। बिल्कुल। लेकिन वापस उस 1 बूंद मीठे पानी पर आते हैं। इतनी कम मात्रा में उपलब्ध ताजे पानी का सीधा असर हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है? इसके लिए हमें स्रोत के जीवन के लिए जल वाले हिस्से को देखना होगा। हाँ, उसमें कुछ पुरानी न्यूज क्लिपिंग्स का संदर्भ दिया गया है। हाँ, वे अखबारों की कटिंग्स तो स्पष्ट रूप से खतरे की घंटी बजा रही हैं। उनमें नदियों के सूखने और पानी के प्रदूषित होने की खबरें हैं। बिल्कुल, एक हेडलाइन स्पष्ट चेतावनी देती है, गंगा दुनिया की 10 मरती हुई नदियों में से एक। ये बहुत डरावना है। एक और हेडलाइन कहती है, जो पानी पिया जा रहा है वो बीमार कर सकता है। ये इस बात का सबूत है कि न सिर्फ पीने लायक पानी की मात्रा नगण्य है, बल्कि इंसानी गतिविधियों के कारण वो तेजी से प्रदूषित भी हो रहा है।
यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर जागरूकता की सख्त आवश्यकता है। हाँ, और स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च, ये तारीख याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, और इसका उद्देश्य सिर्फ कैलेंडर में एक दिन को मार्क करना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण की उन विधियों को जमीनी स्तर पर लागू करना है जिनकी सख्त जरूरत है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि बारिश का पानी सहेजना या नल को टपकने से रोकना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी उस एक बूंद को बचाने का संघर्ष है। सही कहा। लेकिन ताजे पानी की इस नाजुक स्थिति को समझने के बाद अब रुख करना चाहिए उस 97.3% विशाल जल राशि की ओर जो महासागरों ने है। भले ही वो पानी पीने के काम नहीं आता, लेकिन वो पूरी पृथ्वी के मौसम, तापमान और भूगोल का सबसे बड़ा नियंत्रक है। एकदम सही। महासागरों को समझना पृथ्वी के इंजन को समझने जैसा है। जब भी समुद्र तट की कल्पना की जाती है तो दिमाग में नम बालू, ठंडी हवा, समुद्री पक्षी और एक शांत अनुभूति आती है। हाँ, एक सुकून का एहसास होता है। लेकिन ये शांति एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो कैसे? स्रोत में महासागरीय परिसंचरण के तहत एक बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट किया गया है। किसी ताला या झील का पानी तो पूरी तरह शांत रह सकता है, लेकिन महासागरीय जल कभी भी शांत नहीं रहता। हाँ, वो लगातार बिना रुके किसी न किसी रूप में गतिमान रहता है। श्रेणियों में बांटा है, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो सबसे पहले बात करते हैं तरंगों की, यानी वेव्स। सतह पर पानी का लगातार उठना और गिरना तरंग कहलाता है। लेकिन ये पानी ऊपर नीचे होता क्यों है? स्रोत में इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। असल में तरंगे पानी ही नहीं है। तो क्या है? तरंगे वो ऊर्जा है जो पानी के माध्यम से यात्रा कर रही है। जब समुद्री सतह पर हवा बहती है तो हवा का घर्षण पानी को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। ओ, तो मतलब हवा जितनी तेज होगी, पानी में ट्रांसफर होने वाली ऊर्जा और उतनी ही बड़ी होगी। बिल्कुल, और तरंगे भी उतनी ही विशाल होती जाएंगी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही सटीक विजुअल, जिसे हम गेंद के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, गेंद वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। कल्पना की जा सकती है कि जब कोई गेंद समुद्र के पानी में फेंकी जाती है तो वो लहरों के साथ वापस किनारे पर लौट आती है। इसका मतलब है भी पानी के कण असल में बहुत दूर तक आगे नहीं बहते। हाँ, वे अपनी ही जगह पर गोल घूमते हैं और हवा द्वारा दी गई ऊर्जा को आगे किनारे की तरफ धकेल देते हैं, और यही ऊर्जा गेंद को भी किनारे ले आती है। लेकिन जरा इस बात पर गौर किया जाए कि अगर पानी को ऊर्जा देने वाला स्रोत कोई सामान्य हवा न हो, बल्कि भूगर्भ के अंदर होने वाली कोई बहुत विशाल और हिंसक घटना हो, तो क्या होगा? तब तो ये सामान्य लहरें एक ऐसा भयानक रूप ले लेती हैं जिसे रोक पाना नामुमकिन होता है। और यही विज्ञान हमें सुनामी की ओर ले जाता है। सुनामी, यह शब्द सुनते ही डर लगता है। ये कोई आम लहर तो नहीं है जो हवा से बनती है। बिल्कुल नहीं। सुनामी के पीछे महासागर के तल पर होने वाली हलचल जिम्मेदार होती है। स्रोत में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। हाँ, समुद्र के अंदर भूकंप का आना, किसी ज्वालामुखी का उद्गार या पानी के नीचे भारी भूस्खलन। जब इन तीनों में से कोई भी घटना समुद्र के तल पर होती है तो वहां की जमीन अचानक खिसक जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप उस जमीन के ऊपर मौजूद पानी का पूरा स्तंभ अपनी जगह से भारी मात्रा में विस्थापित हो जाता है। पानी के इस अचानक विस्थापन से जो ऊर्जा पैदा होती है वो सुनामी की लहरों को जन्म देती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये लहरें 15 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। 15 मीटर? और मैंने पढ़ा है कि इतिहास में अधिकतम 150 मीटर तक की ऊंचाई भी मापी गई है। बिल्कुल। और इनकी गति के बारे में क्या कहेंगी? इनकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। 700 किलोमीटर, यानी आसमान में उड़ने वाले किसी कमर्शियल हवाई जहाज की रफ्तार के बराबर पानी का एक पहाड़ आगे बढ़ता है। ये तो प्रलय जैसा है। स्रोत में एक भाषाई तथ्य भी है जो इसके विनाशकारी रूप को दर्शाता है। हाँ, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे या हार्बर वेव्स। इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जब भी सुनामी तट पर टकराती है तो सबसे पहले बंदरगाह या पोताश्रय ही पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। सुनामी के विनाश को गहराई से समझने के लिए स्रोत में 26 दिसंबर 2004 की एक विस्तृत केस स्टडी दी गई है।
यह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक वाक्यों में से एक था। हाँ, इसका मुख्य कारण हिंद महासागर में 9.0 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप था। अगर इसके पीछे की भौगोलिक प्रक्रिया को समझा जाए तो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। सही कहा। समुद्र का तल अचानक झटके से खिसका और पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर विस्थापित हो गया। फिर जब वो पानी अपनी पुरानी स्थिति में लौटने के लिए तेजी से आगे बढ़ा तो उसने विनाशकारी लहरों का रूप ले लिया। इस त्रासदी का प्रभाव इतना भयानक था कि लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, वो तो पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। और दक्षिण भारत के कई तटीय राज्य बुरी तरह तबाह हो गए। लेकिन इस त्रासदी का सबसे दुखद पहलू ये था कि जान माल का इतना बड़ा नुकसान सिर्फ लहरों की वजह से नहीं हुआ था। हाँ, वो विज्ञान और जागरूकता की कमी की वजह से भी हुआ था। बिल्कुल। प्रकृति हमेशा एक चेतावनी का संकेत देती है, जिसका जिक्र इस स्टडी में किया गया है। सुनामी की लहर के 2 हिस्से होते हैं। ऊपर उठा हुआ हिस्सा जिसे श्रिंग या क्रेस्ट कहते हैं और निचला हिस्सा जिसे गर्त या ट्रफ कहते हैं। जब सुनामी तट की ओर बढ़ती है तो अक्सर उसका निचला हिस्सा यानी गर्त सबसे पहले किनारे पर पहुंचता है। इसका नतीजा ये होता है कि तटीय क्षेत्र से पानी तेजी से पीछे हटने लगता है, तट खाली हो जाता है और समुद्र का तल दिखने लगता है। ये सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट संकेत है कि कुछ ही मिनटों में एक विशाल लहर आने वाली है। लेकिन 2004 में लोगों को इस विज्ञान के बारे में पता नहीं था। प्रशांत महासागर में तो सुनामी चेतावनी प्रणालियां मौजूद थीं, लेकिन हिंद महासागर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ये समुद्र तल पर पड़ी मछलियों और सीपों को देखने के लिए तट पर एकत्र हो गए। और जब वो 15 मीटर ऊंची विनाशकारी तरंग लौटी तो किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि प्रकृति के इशारों को समझना और उनका विज्ञान जानना जिंदगी और मौत का फर्क तय कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। खैर, सुनामी जैसी गतियां तो अप्रत्याशित हैं, वे कभी कभी होती हैं, लेकिन समुद्र में कुछ गतियां ऐसी भी हैं जो किसी घड़ी की सुई की तरह बिल्कुल नियमित और सटीक होती हैं। यहाँ बात हो रही है ज्वार भाटा यानी टाइड्स की। हाँ, समुद्र का जल स्तर दिन में 2 बार नियम से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। जब पानी अपनी अधिकतम ऊंचाई तक उठकर तट के एक बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब पानी अपने निम्नतम स्तर पर आकर तट से पीछे हट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। लेकिन पूरे महासागर के खरबों लीटर पानी को दिन में 2 बार ऊपर उठाने और नीचे गिराने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत चाहिए। बिल्कुल, और ये ऊर्जा धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आती है। इसका कारण है ब्रह्मांड के 2 बड़े पिंड, सूर्य और चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर मौजूद पानी चंद्रमा और सूरज के चुंबकत्व की ओर खिंचता है। चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी पर ज्यादा असर डालता है। स्रोत में इस प्रक्रिया के आधार पर ज्वार भाटा के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें विजुअल्स के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। पहला है वृहद ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड्स और दूसरा है लघु ज्वार यानी नीप टाइड्स। वृहद ज्वार महीने में 2 बार आता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि इन दोनों विशेष दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। जब सूरज और चांद दोनों एक ही लाइन में होकर पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचते हैं तो उनकी गुरुत्वाकर्षण की ताकत आपस में जुड़ जाती है। और इस संयुक्त खिंचाव की वजह से समुद्र का पानी सबसे ज्यादा ऊपर उठता है और सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति तब बनती है जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तब लघु ज्वार आते हैं। दूसरे विजुअल में यह स्थिति बहुत स्पष्ट है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर एक समकोण या 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में सूरज एक दिशा से पानी को खींच रहा होता है और चंद्रमा दूसरे दिशा से। उनकी गुरुत्वाकर्षण की ताकत एक दूसरे के प्रभाव को कमजोर कर देती है, जिसे विज्ञान में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। इस वजह से पानी ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता और निम्न या लघु ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा का ये विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। इसके बहुत बड़े व्यवहारिक फायदे हैं, जिन्हें स्रोत में 3 मुख्य बिंदुओं में समझाया गया है। पहला फायदा
नौ संचालन या नेविगेशन से जुड़ा है। हाँ, उच्च ज्वार तट के पास जल स्तर को काफी बढ़ा देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बड़े समुद्री जहाजों को बंदरगाह के अंदर तक प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पानी का लेवल उठने से जहाज का निचला हिस्सा जमीन या चट्टानों से नहीं टकराता। दूसरा बड़ा फायदा मत्स्यन में है। उच्च ज्वार के दौरान पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मछलियां भी तट के निकट आ जाती हैं। इससे मछुआरों को बिना गहरे और खतरनाक समुद्र में गए ही अच्छी पकड़ मिल जाती है। और तीसरा जो भविष्य के लिए बहुत अहम है वो है ऊर्जा उत्पादन। हाँ, जल के इस नियमित उतार चढ़ाव की असीम ताकत का इस्तेमाल करके कई जगहों पर टरबाइन घुमाए जाते हैं और विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये एक पूरी तरह से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो हमने महासागरों में हवा से बनने वाली तरंगे देखी और अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण से बनने वाला ज्वार भाटा देखा। लेकिन महासागर की एक तीसरी और बहुत अहम गति अभी बाकी है, महासागरीय धाराएं। लहरें तो बस पानी का अपनी जगह पर ऊपर नीचे होना है, लेकिन धाराएं पूरी तरह अलग विज्ञान है। स्रोत के अनुसार महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में समुद्र की सतह पर बहने वाली जल की नदियां हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे जमीन पर नदियां बहती हैं, बिल्कुल वैसे ही समुद्र के खारे पानी के भीतर भी पानी की अपनी विशाल नदियां लगातार एक दिशा में बह रही हैं। तापमान के आधार पर ये धाराएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका जन्म कहाँ से हो रहा है। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं क्योंकि वहां सूरज की सीधी किरणें पड़ने के कारण गर्मी सबसे ज्यादा होती है। ये गर्म पानी वहां से ठंडे ध्रुवों की ओर बहना शुरू होता है। गल्फ स्ट्रीम इसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं ठंडे ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं और गर्म भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, जैसे कि लैब्राडोर महासागरी धारा। पानी के इस बहाव के पीछे ऊष्मा के संवहन या कन्वेक्शन का सिद्धांत काम करता है। स्रोत में इसे एक छोटे से प्रयोग के जरिए समझाया गया है। हाँ, बाल्टी वाले प्रयोग से। अगर एक बाल्टी में पानी भरा जाए और बाल्टी के एक तरफ से पानी को गर्म किया जाए जबकि दूसरी तरफ बर्फ डाल दी जाए तो पानी के अंदर एक चक्कर बनने लगता है। गर्म पानी हल्का होकर ठंडी तरफ जाने लगता है और ठंडा भारी पानी नीचे की तरफ से गर्म हिस्से की ओर आने लगता है। महासागरों में भी यही संवहन चक्र बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। इन धाराओं का असर सिर्फ समुद्र के अंदर नहीं रहता, बल्कि ये तटीय क्षेत्रों के तापमान और मौसम पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। जिस तट के पास से गर्म धारा गुजरती है वहां की जमीन के तापमान को भी गर्म कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प भौगोलिक घटना वहां घटती है जहां एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा आपस में टकराती हैं या मिलती हैं। स्रोत में बताया गया है कि यह मिलन स्थल दुनिया का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। समुद्र और उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट इसके बेहतरीन उदाहरण है। वहां मछलियों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल प्राकृतिक माहौल बनता है। हालांकि प्रकृति में हर फायदे के साथ एक चुनौती भी जुड़ी होती है। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर मछलियों के लिए ये जगह एक जन्नत है तो इंसानों के लिए क्या? आपका क्या मतलब है? मतलब अगर मैं एक नाविक या कैप्टन के नजरिए से सोचूं तो जहां गर्म पानी की वाष्प और ठंडी हवा आपस में टकराएगी वहां तो भयंकर धुंध और कोहरा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। ऐसे में तो वहां जहाज चलाना बिल्कुल नामुमकिन और खतरनाक हो जाएगा। यह बिल्कुल सही विश्लेषण है। स्रोत के जोखिम वाले हिस्से में भी यही स्पष्ट किया गया है कि इन मिलन स्थलों पर घना कोहरा बनता है जो जहाजों के नॉन संचालन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है, जिससे जहाजों के टकराने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। प्रकृति का अपना एक अनोखा संतुलन है। जहां वो जीवन को पनपने का सबसे बेहतरीन मौका देती है, वहीं सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती भी खड़ी कर देती है। तो जल के इस पूरे विज्ञान को डिकोड करने के बाद एक हल्की फुल्की चीज का जिक्र करना भी बनता है। हाँ, स्रोत के बिल्कुल अंत में एक दिलचस्प दिमागी खेल या डिटेक्टिव एक्टिविटी दी गई है। इसमें कुछ अंग्रेजी के वाक्यों में भारत की नदियों के नाम छिपाए गए हैं। जैसे एक वाक्य है मंदिरा, विजय लक्ष्मी एंड सुरेंद्र। इसमें अगर सुरेंद्र के अक्षरों को ध्यान से देखा जाए तो RAV और I को मिलाकर रावी नदी का नाम बनता है। और एक और वाक्य है द स्नेक चार्मर्स बस्ती।
इसमें बस्ती और उसके आसपास के अक्षरों को जोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम छिपाया गया है। ये जटिल भौगोलिक विज्ञान के बाद दिमाग को तरोताजा करने का एक शानदार तरीका है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि पृथ्वी का इकोसिस्टम कितनी बारीकी से काम कर रहा है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।